प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उनका जो वेव फॉर्म बनता है ई और बी का किस तरह से होता है, ई और बी में क्या रिलेशन होता है और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है। तो ठीक है, आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक नए पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि और सारी वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यही करती है। जैसे देखिए बेटा, सबसे अच्छा एग्जांपल आप सन का ले लीजिए। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन ऑन अर्थ, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। जो रेडिएट होकर के एनर्जी हमारे पास आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है सन से अर्थ पर। अब सन की तो पूरी एनर्जी निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सन तो ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है, उसका तो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो जितनी हम एनर्जी रिसीव करते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस या पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, हमें उसी को कैलकुलेट करना होता है। तो हमें पूरी एनर्जी नहीं करते हैं, जितनी एनर्जी हमें किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए हम रिसीव करते हैं, हमें उसी को पता करना होता है। इसलिए हम टोटल एनर्जी तो नहीं, हम क्या निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो आज का टॉपिक यही है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कि एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। जो एनर्जी डेंसिटी होती है इसको हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। एनर्जी पर यूनिट वैल्यू ये होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से। इसमें स्मॉल यू से टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट होती है, वो कैपिटल यू से करते हैं, लेकिन स्मॉल एनर्जी, स्मॉल यू को हम एनर्जी डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से। एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, यानी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वैल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। इसलिए इसको जो एनर्जी डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर मीटर क्यूब, या जूल मीटर माइनस क्यूब। ये हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। अब देखिए बेटा, एनर्जी कैसे फ्लो होती है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि चेंजिंग होती है टाइम के साथ साथ। वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहता है। इस तरह से प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यानी कहने मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सेल्फ प्रोपेगेटिंग होती है। अगर एक बार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो वही चेंजिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती चलेगी, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू रहती है प्रोसेस को। तो अब हमें बेटा निकालना, अब एनर्जी जो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो हमारा वेव फ्लो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो एनर्जी दोनों में ही होगी, यानी जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी। इसलिए जो हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी निकालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे। और एक सबसे खास बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, यानी बराबर भागीदारी होती है। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगी उतनी ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। यानी अगर हमारे 4 जूल टोटल एनर्जी आ रही तो उसमें 2 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो 2 जूल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और 2 जूल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। बोर्ड के एग्जाम में आता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, अभी रिसेंटली भी कुछ एग्जाम में आया, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड हो, सब में करीब ये क्वेश्चन हर साल तो 1 आध साल के गैप करके पूछ ही लिया जाता है कि जो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द स्पेस। तो हाफ होता है, यानी दोनों का अगर रेशो निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का, दोनों का रेशो 1 आएगा। दोनों का रेशो जो है 1 आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। चलिए ठीक, इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड में प्रूव करने की आ सकता है ये। तो ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। जैसे सोर्स हमारा मान लिया सन हो गया, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट रेडिएट्स, और रिसीवर क्या हो, हमारे अर्थ पर कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी
पार्टिकल हो गया वो रिसीव करता है जो पर्टिकुलर एक स्पेस के लिए। तो इन ए रीजन ऑफ फ्री स्पेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर हमारे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जैसे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमारी इस तरह से ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये हमारी है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से चेंज करेगी, और वेव इस तरह से प्रोपोगेट करेगी। ये हमारी ई है और ये बी है, दोनों साइनसॉइडली वेरी करते हैं। और ये जानते हैं जो दोनों का, इसको मिटा दे रहा हूँ बाद के लिए, इसका थोड़ा वेव फॉर्म बनाना थोड़ा सा देख के समझ के बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दूसरे के ट्रांसवर्स होती हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर उसके भी होती हैं जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो चलिए ठीक बेटा, हमें देखिए वैसे ये जो रिलेशन होता है जो ये दिया है, इन ए रीजन ऑफ फ्री स्पेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई देयर इज एन एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है ई यू, ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है वो होती है, इसको इसमें स्मॉल लिख रहा हूं मैं, ये यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी आ रही है उसका कैलकुलेशन है। और ये जो हमारी है यू बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये होती हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। लेकिन बेटा अब देखिए जो ई का जो वेरिएशन होता है आप जानते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होता है। अब इसमें ई और बी जो लिखा हुआ है ये बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? ये जैसा कि लग रहा है, देखिए ई चेंज हो रही है, साइनोसाइडली चेंज हो रही है, बी भी साइनोसाइडली चेंज हो रही है, तो ये तो साइनोसाइडल ही, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी गई है। जैसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट होती है साइन और कॉस के टर्मिंग, उस तरह से ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये जो निकल के वैल्यू आ रही है ये आ रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही है, यानी क्षणिक आ रही है, हर एक क्षण पे हो रहा है, यानी हर क्षण जो है ये चेंज हुआ करती है ये। तो ठीक, ये बेटा कैसे आई है इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन ठीक है थोड़ा हम इसको पूरा समय समराइज कर देना चाहता हूँ। ये कैसे आई कैसे है, इसके लिए देखिए आपने, क्योंकि जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है वो एलसी सर्किट होता है। जैसा कि हर्ट्स ने जो किया था एक्सपेरिमेंट, हालांकि उसने 2 स्फीयर लिए थे, प्लेट लिए थे, उसको इंडक्शन कॉइल से ऐड किया था, लेकिन उसका जो सर्किट था दैट वाज इक्विवेलेंट टू ए एलसी सर्किट, जो एलसी ऑसिलेटर जो होता है। तो एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है, एक सी होता है और एक एल होता है। सी चार्ज होता है, फिर वही डिस्चार्ज होकर के करंट फ्लो होता है, और ये धीरे धीरे आपस में एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये एनर्जी डेंसिटी आई कैसे है, यानी ये जो है जूल पर मीटर क्यूब है। ये एनर्जी डेंसिटी आई कैसे है, वैसे आप लोगों ने कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ा होगा, पढ़ा अच्छी तरह से पढ़ा, मुझे मालूम है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा कैपेसिटर है, एक हमारा क्या है, ये कैपेसिटर है, इस पे हमारा मान लीजिए चार्ज क्यू है, इस प्लेट पे माइनस चार्ज क्यू है, और इन दोनों का जो एरिया है, मान लीजिए एरिया हमारा कितना है, ये एरिया हमारा इस प्लेट का क्या है, ए है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, सेपरेशन ये मान लीजिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डी है, और ये प्लेट का जो है ये एरिया है। तो इसमें जो होता है जो एनर्जी स्टोर रहती है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है ये एलसी ऑसिलेशन में जो कैपेसिटर होता है ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ये जानते होंगे। तो ठीक है, जिसकी वैल्यू रहती है क्योंकि कैपेसिटर है, और कैपेसिटर की वैल्यू जानते हैं यहाँ पे, जो सी की जो वैल्यू होगी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जानते हो जो सी जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां पर ए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है,
परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ए एरिया ऑफ द प्लेट है, डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। और जो बेटा वी होता है, जब ये चार्ज इसमें देते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि एक क्षण में, एक इंस्टेंट में उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, ये ई है। और ई को जानते हैं वी के टर्म में भी जो वी है, वी को जो है ई के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी वी कैन राइट वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये लिख सकते हैं। इसको बताया गया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ई जो है v इक्वल टू ई डॉट डी ये होता है। तो इसको जब लिखेंगे, चूंकि सारी हम इसको स्केलर के फॉर्म में करके लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं v इक्वल टू ई क्रॉस डी। वैसे जो ये जानते हैं कि ये भी पढ़ा होगा ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई वेरी पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा होगा, तो ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, ज़्यादा हम उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम v की वैल्यू जब लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं ई इंटू डी लिख दे रहे हैं, ई इंटू डी का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी जो एनर्जी टोटल एनर्जी आएगी, ये आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो देखिए एक डी इससे कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा हमारा हाफ ई स्क्वायर, ये ए इधर सॉरी हम लिखते हैं इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ई को इधर इस तरह कर दे रहे हैं, और ये जो है ए इंटू डी, ए जो है एरिया है, डी जो है डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, वैल्यूम हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा, वैल्यूम हो गया। वी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी, स्मॉल वी से क्या, वी क्या है, वैल्यूम है। तो अब ये देखिए वैल्यूम है, यानी एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर वैल्यूम पे जो जिस वैल्यूम के लिए, जिस कैपेसिटर का जो वैल्यूम है उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट की गई है। तो अब एनर्जी को अगर हम इसको वैल्यूम को इधर डिवाइड कर दें इससे, तो ये हमारा हो जाएगा U अपॉन V, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, जहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारे निकल कर क्या गई है, ये एनर्जी डेंसिटी, और इसी को हमें कहा गया है UE। तो ठीक है बेटा, ये तो खैर ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, एडिशनल चीज़ें मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर में है, और उसका ये डेरिवेशन है। लाइक इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी किताबों में हो सकता है लिखा हुआ ना मिले, लेकिन एक तरह से आप लोगों को समराइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, पहली बातों को रिफ्रेश करने के लिए मैंने यहाँ पर उसको ड्राइव कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो डेंसिटी जो होती है उसकी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये है, चाहे तो उसको नोट कर लीजिए या फिर आपको याद है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे किताबों में ये लिखा हुआ नहीं, इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, बाद में कैपेसिटर के चैप्टर में इसको ड्राइव किया गया होगा। चलिए ठीक है। सिमिलरली आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। चलिए मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है यानी म्यू बी नहीं बल्कि क्या, यू बी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किस में स्टोर रहती है, इंडक्टर में। इंडक्टर क्या होता है, कॉइल ही होता है। जैसे सपोज कर लीजिए एक कॉइल है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा कितना है, L है, इसमें I करंट जब फ्लो होती है, इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए इस कॉइल की जो लेंथ है वो कितना हमने मान लिया है, L है। अब इसका जो एरिया कितना है, एरिया जो है A, जो जनरली पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन ठीक है अभी इसको डिटेल में पहले कर चुके हैं। आप इसको मैं एक तरह से आप लोगों को रिफ्रेश करने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप जानते हैं जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है यानी यू बी ये होती है हाफ LI स्क्वायर होती है, जहाँ पर I इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट हो रही है। तो आप जानते हैं कोई भी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है L जो होता है, ये होता है N स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L।
यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी यहाँ पर है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ए एरिया ऑफ द कॉइल, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बी, ये होती है, आप जानते हैं बेटा, एन म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है। यहाँ पे म्यू नॉट परमेबिलिटी है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल या इंडक्टेंस कह सकते हैं, एल इज द लेंथ ऑफ द इंडक्टर, जो आपकी कॉइल की, भाई कॉइल क्या, कॉइल ही तो होती है, इंडक्टर कॉइल हो, जिसको सोलोनाइड भी कह सकते हैं। एक सिंपल सोलोनाइड एक कॉइल को ऐसे लपेट दिया, इंडक्टर बन जाता है, कंडक्टर ही होता है वो भी। तो ठीक है, सारी वैल्यूज में अगर पुट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगी हाफ एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन एल है। अच्छा, सम टाइम जो एल और एन और एल जो होता है, यानी एन अपॉन एल, इसको हम स्मॉल एन भी लिख देते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कोई भी लिख सकता है इसको, इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने इस जो था पूरी लेंथ और पूरा नंबर ऑफ टर्न्स सब एक साथ लिख दिया है। अच्छा, और जो आई होती है, देखिए इससे आई जो हो जाएगी, आई हमारी क्या होगी, आई इज इक्वल टू बी इंटू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू एन हो जाएगी, ठीक है। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आई की जगह पे कर दीजिए क्या, बी एल अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, ये हो गया, करंट हो गई। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी स्क्वायर कीजिए इसको, ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर है ये, तो ये हो गया हाफ एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन एल इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, एक एल जो है इसका दो और इससे कैंसिल कर दीजिए, और ये जो म्यू नॉट जो है इसका जो टोटल इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपका अल्टीमेटली यही आएगा बी स्क्वायर ए इंटू एल अपॉन म्यू नॉट। ए जो है हमारा एरिया है, एल लेंथ है, ये भी फिर वैल्यूम हो गया आपका, यानी कॉइल का क्या हो गया, वैल्यूम हो गया इंडक्टर का, ए इंटू एल। तो ये हमारा आ गया ए इन हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू, सॉरी इसको हम वैल्यूम कर रहे हैं, इसको हम ये वैल्यूम कर दे रहे हैं, तो ये हो गया यू बी अपॉन वी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हमारी है एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, इतना समझाने के लिए था, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स हियर एट दिस टाइम हियर इन दिस चैप्टर, एक तरह से जस्ट डेरिवेशन करने के लिए। यही हमारा हो गया है यू बी हो गया है, यानी अब ये हमारा जो आ गया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड half epsilon naught E square, where is the instantaneous value of electric field. Similarly UB is equal to half B square upon mu naught. यहाँ पर epsilon naught परमिटिविटी है और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी है। ये तो देखा बेटा आपने, ये दोनों, यही दोनों मेन था। किताबों में जो आपको ऐसे लिखा है, इसका डेरिवेशन शायद इस चैप्टर में ना लिखा हुआ मेरे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, रिफ्रेश होने के लिए आपको मैंने लिखा है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा क्या कि देखिए देयर इज, ये तो हो गया आपका। अच्छा, टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू जो हो गई इंस्टेंटेनियस, ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये। तो अच्छा बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है हर क्षण चेंज हुआ करती है, हमेशा चेंज हुआ करेंगे। बी देखेंगे, बी जो है वो क्या होता है, यानी जो ई हमारा है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो क्योंकि ई और बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन में भी ई और बी है, तो ये भी सब क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ये। तो ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा चेंज हुआ करती है, हर क्षण चेंज हुआ करता है, हर एक स्टेट में चेंज हुआ करती है। तो क्यों ना हम एक एवरेज वैल्यू ले लें, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम क्या करें, इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। सो हम क्या कहते हैं, एनर्जी कैरीड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल, अच्छा ये चलिए ठीक है, अब एवरेज वैल्यू हमको लेना है। सिंस
UE and UB are the instantaneous value, so we need to find the average value of UE and UB। अब एवरेज के लिए क्या करना होता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम देखते हैं क्या UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई की जो वैल्यू क्या आती है, ई की जो वैल्यू होती है यहाँ पे ई स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा क्या है ये ई स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारा है ई नॉट, ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे ई नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अच्छा अब हम लिखते हैं क्या, इसको एक्सपेंड करके बाहर करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम देखिए ये हम क्या करेंगे, हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे। सो एवरेज वैल्यू ऑफ यूई कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू जो हम निकालेंगे आप जानते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं यूई हम ऐसे लिखते हैं, या हम इसको यूई ऐसे इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका पूरा हम एवरेज वैल्यू लेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू लेंगे हम ये। अच्छा देखा होगा आपने जब अल्टरनेटिव करंट आप लोग पढ़ रहे तो एवरेज वैल्यू निकाली गई थी। वैसे जब मैं आपको थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स में, तो बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसकी एवरेज वैल्यू कितना होती है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसको याद कर लीजिएगा, मैंने एक बार लिखाया भी था। तो बेटा इसकी जो देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमारा क्या है ये सिर्फ हमारा और कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू जो एवरेज लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे तो उसकी वैल्यू वही कांस्टेंट ही आएगी। और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ये साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है ये बेटा आती है हमारी हाफ आती है। कितनी आती है ये हाफ आती है। तो अब हम इसको यहाँ लिख दीजिए यू ई एवरेज, या इसको हम यू ई एवरेज लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है हाफ होती है। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है एक टाइम इंटरवल के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए हाफ होती है। तो अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हाफ इंटू हाफ, यानी ये दिस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ। तो अब इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी, चलिए मैं इसको हम मिटा रहा हूं, मैं इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी जनरली बेटा जैसे ये जो इसकी वैल्यू आएगी यानी यू ई एवरेज या यू ई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ज़रा सा अच्छी तरह से समझिए कि जो एवरेज वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे ही उसको भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो म्यू बी है, ये इसको देखिए, ये जो हमारा म्यू या यू लिखिए, म्यू नहीं बल्कि यू बी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू इज इक्वल टू, इसको देखिए, हाफ इंटू बी, चलिए इसको हम यहाँ पर इसको इसके साथ लिख ले रहे हैं म्यू नॉट को, और बी की जगह लिख ले रहे हैं बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसकी जो एवरेज वैल्यू लेंगे, यानी यू बी एवरेज वैल्यू, या इसको ऐसे भी कर लीजिए यू बी, ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर, फिर इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी हाफ हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर इसको एवरेज वैल्यू निकालने के बेटा हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, बताया जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ टी अपॉन टी, टाइम जो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड हम निकालते हैं, तो फिर इसका जो एवरेज वैल्यू आएगी 1/2 हो जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू हो जाएगी, म्यू नॉट हो जाएगी। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो यू बी आया है, यू बी यानी एवरेज वैल्यू, एवरेज जो आई है ये 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आया है, ये हमारा आया है, ये म्यू नॉट जो है म्यू नॉट आ गया है ये। तो ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी 1/4 म्यू नॉट ई नॉट का स्क्वायर, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये होती है। इसलिए टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, टोटल एनर्जी, टोटल ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव U is equal to 1/4 epsilon naught E naught square plus 1/4 B naught square upon म्यू नॉट, ये बेटा टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ बाई ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो बेटा इस तरह से हमारा टोटल ये निकल गई है एनर्जी। अच्छा, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता रहा था मैं आपको, कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का जो होता है, वो दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल हो सकता है। तो इसको जो है पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो टोटल जो है, चलिए ठीक है, इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, जैसा कि ये है कि एनर्जी कैरीड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो टोटल एनर्जी होती है या टोटल एनर्जी डेंसिटी कह लीजिए, इक्वली डिवाइड होती है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, हम जैसे देखा है कि यू ई इज इक्वल टू यू की हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, या चलिए ठीक है, हम सपोज कर लिए एवरेज की बात करें, फिलहाल चलिए हम एवरेज की बात कर ले रहे हैं, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एंड यू बी जो एवरेज वैल्यू है ये होता है 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो अब हमको ये देखना है कि म्यू ई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नहीं बल्कि यू कहिए बेटा, यू ई एवरेज
इज इक्वल टू यू बी एवरेज। ये कैसे प्रूव करेंगे हम ये? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको हम देखते हैं। चलिए हम ये देखते हैं। पहले देखिए हम ये यू ई कर ले रहे हैं। यू ई ये जो होती है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। चलिए हम इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं, हम इसको हम प्रूफ दे रहे हैं, इसका हम जो ये प्रूफ दे रहे हैं। ये कैसे होता है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई नॉट और बी नॉट के बीच में जो रिलेशन होता है, ये देखा होगा आपने। ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। ठीक है, तो अब जहां पे ई नॉट है उसको यहां पर इस तरह लिखिए, यानी अब जो हमारा यू ई जो इसकी एवरेज वैल्यू है ये हमारी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट के पे क्या लिखते हैं? सी इंटू बी नॉट का स्क्वायर। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू बी नॉट का स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। और ये भी जानते हैं सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू ई नॉट, ये जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सी स्क्वायर जो कर सकते हैं क्या हो जाएगा? ये 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम यू ई निकालते हैं। यू ई की जो एवरेज वैल्यू आई थी, यू ई की एवरेज वैल्यू आई थी 1/4। इसको ऐसे रहने दीजिए और जहां सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर की जगह पे लिख दीजिए कितना? 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके जगह बी तो है ही, बी इंटू बी नॉट का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये क्या हो गया? 1/4 बी नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन इंटू म्यू नॉट। ये किसके बराबर हो गई? ये हो गई है म्यू बी की एवरेज वैल्यू हो गई है। ये म्यू बी की क्या हुई है? ये एवरेज वैल्यू हो गई है। अच्छा, ऐसे अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया इसको। जब इसको इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो ये इस तरह करके, यानी इसका उल्टा करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरी तरह से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए ठीक, इसको हम देखते हैं। अच्छा देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये ले रहे हैं कि जो म्यू बी की जो एवरेज वैल्यू है 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। यही फार्मूला लगाइए जो हम लगाते थे, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसलिए लिख सकते हैं बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। ले सकते तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी 1/4, यानी जो हमारा यू बी की जो एवरेज वैल्यू 1/4 जो बी नॉट है उसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे ई नॉट का स्क्वायर अपॉन सी, सी का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 ये हो गया ई नॉट का स्क्वायर अपॉन सी, जो सी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा ये? चलिए सॉरी, इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। इसको जब बी की जगह हमने क्या लिख दिया? ई अपॉन सी का, इसका जो स्क्वायर किया हमने तो इतना आ गया हमारा ये ई नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट स्क्वायर अपॉन ये क्या था हमारा? था ये हमारा था ये। चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही करके देख सकते हैं आप हमारा, यानी इसको ये भी करके देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये हमारा यू बी है ये यू ई के बराबर होता है। इसमें कौन कौन सा रिलेशन आपको लेना है? वही कि जो हमारा बी नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन
बी नॉट इज इक्वल टू सी लेना है, और ये भी लेना है सी इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू म्यू नॉट। इसका जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा जो यू बी हो जाएगा यू ई के बराबर हो जाएगा, यानी 1/ε0 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यू ई इज इक्वल टू यू बी है। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, ये सेम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसी तरह से भी कर सकते हैं कि एवरेज एनर्जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू या यू ई इज इक्वल टू यू बी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ये। अच्छा, अब टोटल एनर्जी अगर निकालना, अगर आपको हमें निकालना है टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर आपको निकालनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 1/4ε0 E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 B नॉट स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या कि U E इज इक्वल टू U B। जैसे ये हमारा क्या है, U E ही तो है, U E प्लस U B। अब हम जानते हैं U E इज इक्वल टू U B, इसलिए U लिख सकते हैं 2U E, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4ε0 इंटू ई स्क्वायर, सॉरी ई नॉट स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा 1/2ε ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आ गई है इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसी तरह से ये भी लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू 1/2 B नॉट स्क्वायर अपान म्यू लिख सकते हैं। ये टोटल एनर्जी है, ये हमारी क्या है, ये टोटल एनर्जी है, ये हमारी है ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन को जरूर इसका याद रखिएगा हमेशा कि जो कंट्रीब्यूशन होता है, देखिए बेटा यू ई और ई बी को प्रूव करने के लिए सिर्फ दो रिलेशन का हेल्प लेना है। क्या, एक तो ये हमारा है ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, और सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट स्क्वायर इंटू ई नॉट स्क्वायर, या लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू, चाहे ई को बी से सब्स्टिट्यूट कीजिए या बी को ई से रिप्लेस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों रिलेशन अल्टीमेटली हमारा ये निकल करके आएगा। तो बेटा देखा आपने कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, ये हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर होती है, हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर होती है ये, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चूंकि हर समय हर क्षण चेंज हुआ करती है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है एवरेज वैल्यू निकालने की। तो जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं उसकी वैल्यू में एक तरह से बता दे रहा हूँ, मैं एक समराइज कर दे रहा हूँ। तो जो यानी जो ये होती है यू ई, ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड यू बी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन मी होती है। यहाँ देखिए ये ई और बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और यही जब एवरेज वैल्यू हो जाएगी, यानी ये जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, एंड यू बी जो हो जाएगी एवरेज वैल्यू 1/4 ये बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू हो जाएगी। और ये भी होती है यू ई इज इक्वल टू यू बी, आर यू ई एवरेज इज इक्वल टू यू बी एवरेज होती है। तो ये होती है, और जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, टोटल
एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगी ये हो जाएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज वैल्यू, ये हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 हाफ ई नॉट स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं 1/2 बी नॉट स्क्वायर इंटू म्यू नॉट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और एक ये भी लिखिए, ये तो ये भी है, ये भी एक लिखिए कि ये इसको बताया गया है यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो ठीक है, आज के लिए थोड़ा इतना रहने दीजिए। एक यू बी प्रूव करने के हमेशा इसको जरूर याद रखिएगा, जो दो रिलेशन मैंने बताया है, ई नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, एंड सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इतना इसको रहने दीजिए, इतना पढ़िएगा, और अगली बार फिर ठीक है कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे जो इन्हीं दोनों पर होगी, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी सोर्स से लेकर के हमें रिसीवर तक लाती है। हमें सोर्स की एनर्जी तो नहीं निकाल सकते, कितनी एनर्जी वो दे रहा हो, कितनी एनर्जी उसे फ्लो करके आ रही है, तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ हमें जो एनर्जी रिसीव करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए, उसी को हम निकालते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी डेंसिटी की, और इसको निकालने के लिए हमें ड्राइव करने के अलावा लिया गया, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट ली गई एलसी ऑसिलेटर की ली गई है, क्योंकि इसमें एल भी होता है, सी भी होता है। एल में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में होती है और सी में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो ठीक है, इतना रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल आता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, और आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।